हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड को दुनिया भर में इसलिए पसंद किया जा रहा है कि खबर को बिल्कुल नजदीक तरीन सोर्स से मैं लाने की कोशिश करता हूं। कल बेरूत में कुछ बड़े हमले हुए हैं, आज भी हमले जारी हैं और इस बार इजराइल ने वहां के एक बैंक को टारगेट किया है और एक जगह यह भी बताया गया है कि बहुत बड़ी मिकदार में मिलियंस में डॉलर्स मिले हैं इजराइल को, जो हिजबुल्लाह का खजाना एक तरह से उन्हें मिल गया है। यानी इस वक्त इजराइल हिजबुल्लाह को पैसे की सपोर्ट से बिल्कुल तोड़ देना चाहता है। लेकिन इस सब के दरमियान लेबनान में जो लोग रह रहे हैं, खासतौर पर जो बैरूत में रह रहे हैं, उनका क्या हाल है, किस तरह से वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या जिस तरह से इजराइल में बॉम्ब शेल्टर हैं, क्या ऐसे कुछ शेल्टर लेबनान में भी हैं? क्या जान बचाने की कोशिश करने वाले लोगों के लिए सफिशिएंट कोई इंतजाम है? ये सारी चीजें हम समझना चाहेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं बैरूत से जुनैद अहमद खान साहब, जो अब से पहले भी हमारे चैनल पर आ चुके हैं। वो भारत में यूपी से हमीरपुर जिले से हैं और बैरूत में कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब करते हैं। तकरीबन 8 साल उन्हें वहां पर हो गए हैं और उन्होंने अगस्त 2020 का जो बैरूत बंदरगाह पर बड़ा धमाका हुआ था, वो उन्होंने नजदीक से देखा था। आप आम हालात में, नॉर्मल हालात में बैरूत एयरपोर्ट के नजदीक, यूएई एम्बेसी के नजदीक के किसी इलाके में रहते हैं। इस वक्त वो एक तरह से शेल्टर लिए हुए हैं, पनाह लिए हुए हैं बैरूत से कुछ दूरी पर किसी गांव में। चूंकि वार्निंग आ गई थी, लोगों को अपना वो इलाका खाली करना पड़ा था। तो वो किस तरह से महसूस कर रहे हैं इस जंग की आंच को, किस तरह से आसपास का माहौल है, किस तरह से बैरूत में लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, उनसे ये समझने की कोशिश करेंगे। जुनैद अहमद खान साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आपने एक बार फिर वक्त दिया, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। और भारत में लोग जरूर जानना चाहते हैं कि बैरूत के क्या हाल हैं, चूंकि गाजा के बाद अब लेबनान को टारगेट किया है इजराइल ने। ऐसा तो नहीं है कि लेबनान, खासतौर पर बैरूत, इसको क्या पूरी तरह से गाजा जैसा बना दिया जाएगा? अब बैरूत कैसा नजर आता है जंग शुरू होने से पहले, और जंग यहां तक पहुंची तकरीबन 2-3 हफ्ते हो गए लेबनान के बॉर्डर के आसपास इजराइल को लड़ते हुए। अब बैरूत का क्या हाल है? इसमें हिजबुल्लाह के लीडर को भी मारा जा चुका, हसन नसरुल्लाह को, और दाहिया तो बहुत ज्यादा, बहुत सी बिल्डिंगें वहां पर तबाह की जा चुकी हैं जो आपसे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर हैं। कैसा है बैरूत? अब कैसी जिंदगी है बैरूत में? जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अभी बैरूत में हालात तो बहुत डेली के डेली खराब होते जा रहे हैं। और कल जो स्ट्राइक हुआ था वहां पे बैंक में भी हुआ था, जो अल कर्द अल हसन बैंक नाम था। उसके बाद एयरपोर्ट के पास भी हुआ था। आज रात में भी स्ट्राइक हुई है, जो हरेरी हॉस्पिटल का मेन एंट्रेंस गेट है वहां पर भी स्ट्राइक हुई है। दाहिया का इलाका तो ज्यादातर खत्म कर दिया गया है, क्योंकि वहां इतनी स्ट्राइक हुई है, बिल्डिंग पूरी तरीके से वहां पे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। लोग जो साउथ से आए हुए हैं तो वो पनाह ले रहे हैं, जो समुद्र के किनारे वो टहलने के लिए लोगों का बना हुआ, तो वहां पे अपना वो झुग्गी झोपड़ी डाल के कुछ रह रहे हैं उसी में। ठंडी भी पड़ रही है तो बच्चे अच्छे हैं, उनको भी दिक्कत काफी पड़ रही है। तो समंदर के किनारे में क्या वो ये महसूस करके रह रहे हैं कि बिल्डिंगों के आसपास रहेंगे, वहां तबाही होगी तो उसमें दब करके वो लोग मर सकते हैं? समंदर के किनारे निस्बतन सिक्योर हैं वो? क्या समंदर के किनारे इस वजह से रह रहे हैं लोग? नहीं नहीं, उनके पास घर नहीं है, घर उनका गिर चुका है, या जिसके नहीं है तो साउथ से जो आए ना बॉर्डर से, वहां से खाली करके आए हुए। और किसी को रूम किराए पे नहीं मिल पा रहा तो वो लोग रह रहे हैं। जिसको मिल गया है, कोई होटल में रहता है, कोई घर में किसी के किराए पे रहता है। जिसको नहीं मिल पाया है तो वो अपना कैंप लगा के उसमें रह रहे हैं। तो कहीं यूनाइटेड नेशन से या लेबनान सरकार से
या किसी तरफ से ऐसी कोई सपोर्ट नहीं मिल रही कि टेंट लगा दिए जाएं, शेल्टर्स बना दिए जाएं, ऐसा कोई इंतजाम वहां नहीं हो पा रहा है? शेल्टर तो नहीं है इधर पे, लेकिन टेंट टेंट तो यहाँ की गवर्नमेंट ने भी लगाया है, जो बाहर से कुछ हेल्प भी आ रहा है, कहीं कतर से, कहीं सऊदी से, या कहीं दूसरे देशों से, कहीं खाना आना का है जो भी, तो पहुंच रहा है उसके कैंपों तक, पहुंचाए जा रहे हैं जो टेंट लगाए। अच्छा, अब इतने नजदीक आपके हमला हुआ है, एयरपोर्ट के जी नजदीक आप रहते हैं, एयरपोर्ट के नजदीक। एक वक्त था जब आप दाहिया की बमबारी के बारे में बताते थे, आप ये भी बताते थे कि हमें दाहिया जाने से मना किया जाता है, अब हम वहां नहीं जाते। जब अमन का टाइम था तो दाहिया में आप अस्पताल में भी जाते थे, मुख्तलिफ कामों से वहां पर जाते थे। अब आपके बिल्कुल इतने नजदीक जब हमला हुआ है, तो वहां जो बिल्कुल इमीडिएट आसपास लोग हैं, क्या सब लोगों ने खाली कर दिया वो इलाका? नहीं, खाली नहीं किया सब लोगों ने, बहुत से लोग रह रहे हैं अभी, जिसके पास ऑप्शन है दूसरी जगह जाने का तो वो चले गए हैं, जिसके पास नहीं है तो अभी उसी में रह रहे हैं। और बैरूत का जो ज्यादातर इलाका, स्ट्राइक कहीं पर भी होती है, लेकिन ज्यादातर बिल्डिंगों के गिलास जो लगे हैं, कई विंडो है वो टूट गए हैं ज्यादातर। मैं 100% तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हम जिसमें रहते तो उसमें भी काफी डिस्ट्रॉय हुआ है, जो गिलास वगैरह है, कई जिप्सम बोर्ड लगे हैं, तो ये सब, उसका साउंड बहुत तेज होता है, साउंड की वजह से ये गिर गए। और वहां पे पूरा बैरूत में सब स्मोकिंग है, धुआं धुआं हुआ है ज्यादातर चारों तरफ। चारों तरफ धुआं धुआं है। ऐसी हालत में जो लोग रह रहे हैं, यानी देखिए, गाजा के साथ तो ये प्रॉब्लम है कि वो घिरा हुआ है, वहां के लोग नहीं निकल पाते। लेकिन लेबनान में जहां आप हैं, वहां से लोग निकल सकते हैं, उनके पास ऑप्शन है। मुझे मालूम है कि बहुत से लोग सीरिया चले गए हैं। मैं बैरूत से एक साहब हैं जिनसे मैं बात करता था, अल मारिफ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, वो भारत के हैं, वो आजकल दमिश्क में पहुंचे हुए हैं। तो यहाँ के लोग क्या बाहर जाने के लिए अब भी कोशिशें कर रहे हैं? क्या बाहर जाने वाली गाड़ियों की तादाद सड़कों पर नजर आती है, या लोग बैठे हुए खामोशी से, उन्हें किसी बेहतर वक्त का इंतजार है? अभी भी लोग जा रहे हैं, लेकिन पहले जो सीरिया बॉर्डर पे जाते थे तो वो रोड तोड़ दिया गया है, ब्लास्ट करके, जो वहां पे चेक पॉइंट लगा था उससे पहले ही रोड को कट कर दिया गया है। पहले काफी लोग यहाँ से गए, जो सीरियन लोग पहले इधर रहते थे वो भी चले गए, और लेबनानी लोग भी काफी सीरिया चले गए। लेकिन उसके बाद में जब वो उसने वहां से इसराइल ने स्ट्राइक किया था उसी रोड पर, जो चेक पॉइंट का रोड पड़ता है, तो उसको कट कर दिया। अभी भी लोग जाते हैं यहाँ से, आधे तक वहां पे पहुंच जाते हैं, फिर वहां दूसरी गाड़ियां लगी हैं तो वहां से वो चले जाते हैं। बाकी फ्लाइट भी चलती हैं, कभी कभी आती हैं, तो उसमें भी लोग बाहर जाते हैं, जिसको ऑप्शन है जिसके जाने के लिए वो चले जाते हैं। अभी मैं बैरूत में रहता था, लेकिन वहां पे हमारा सब खतरा था, तो उस वजह से मैं भी वो छोड़ के गाँव पे आया हूँ। यहाँ माउंटेन है, जबल, अरबी में शायद जबल ही बोलते हैं, तो जी वहां जी पे जी रह रहा। जी, तो जी वहां जी। पे अभी बिल्कुल, जबल, जबल के साथ में कुछ और नाम होगा पहाड़ी का। खैर, आपसे हम गाँव तो जबल आपका, बोलते हैं, लेकिन गाँव का नाम है, लेकिन मैं शायद उस गाँव का नाम हाँ बताना नहीं, नहीं ठीक है, चाहता। ठीक है, हम आपकी सिक्योरिटी की वजह से हम नाम भी नहीं पूछना चाहते, लेकिन बैरूत से बाहर पहाड़ी इलाके में किसी गांव में आप हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि क्या इस बीच में जब ये खतरात बढ़ते हैं तो इसमें इंडियन एम्बेसी के साथ आपका राब्ता रहता है इस बीच में कि अब हम कहाँ जा रहे हैं, अब हम कहाँ रह रहे हैं? क्या इस किस्म का कोई कांटेक्ट बना हुआ है? जी जी, इंडियन एम्बेसी से बात करते हैं, उनको बताते भी हैं, जहां भी हम अगला हमारा जो पड़ाव है वहां पे जाकर इन्फॉर्मेशन देते हैं, कभी यहाँ पहुंच चुके हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं ठीक है भी होगा तो हमारे संपर्क में रहना, और जैसा भी हमारे यहाँ से कोई दिक्कत होगी तो हम, मदद होगी तो हम बताएंगे आपको कैसे क्या आगे करना। अच्छा, जी अभी अभी पिछले दिनों एक बात कही गई थी। देखिए, जो लेबनान की सरकार है, सरकार में बहुत से वो लोग हैं जो या तो अमेरिका के इन्फ्लुएंस में हैं, या हिजबुल्लाह के खिलाफ वो कभी कभी बोलते हैं। आपने पिछले दिनों जब हमारी बात हुई थी तो आपने कहा था कि इस जंग के दौरान हिजबुल्लाह की सपोर्ट में सब लोग आ गए हैं, क्योंकि वो बहुत से ऐसे काम करते हैं। एक तो ये कि इलाके को वो सिक्योर करते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, उसके अलावा भी वो कुछ वेलफेयर के काम करते हैं। अभी क्या सूरत हाल है हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद, शहीद होने के बाद? क्या अब भी लोगों का वो जुड़ाव हिजबुल्लाह के साथ नजर आ रहा है?
अभी काफी फर्क हो गया, पहले में और अब में काफी फर्क है, क्योंकि जो हिजबुल्लाह की लीडरशिप थी वो काफी हद तक खत्म कर दिया इसराइल ने। तो उसमें तो फर्क है, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर लोग सीज फायर का वो करें कि युद्ध विराम होना चाहिए। और यहाँ पे लोगों के घर टूट रहे हैं, नुकसान हो रहा है, तो उससे भी लोग परेशान है कि ये लड़ाई खत्म हो जाए किसी भी तरीके से। अब सपोर्ट का कितना लोग सपोर्ट करता है कितना नहीं करता वो एक अलग बात है, लेकिन उतना जैसे पहले था उस हिसाब से नहीं है। लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट है, जो यहाँ के लोग हैं, वो चाहते हैं कि सीज फायर हो जाए किसी भी कीमत पे। हाँ, जाहिर है, जंगबंदी जंगबंदी तो सभी लोग चाहते ही हैं कि तबाही कौन चाहता है। जब ये यकीन ना हो कि अगला वाला बम हमारे ही सर पे आ सकता है, तो ऐसी तो हालत में तो जाहिर है वो जंगबंदी हर इंसान चाहता है। लेकिन इजराइल की तरफ से कोई जंगबंदी में दिलचस्पी नजर नहीं आती। क्या आम लोग जंग के बंद ना होने में इजराइल को जिम्मेदार मानते हैं, या हमास और हिजबुल्लाह को जिम्मेदार मानते हैं? किसे समझते हैं लेबनान के लोग आमतौर पर? इसराइल ही पीछे हट रहा है ना, युद्ध विराम के लिए इसराइल ही नई नई शर्तें लगाता है, जिसकी वजह से युद्ध विराम नहीं हो पा रहा है। बाकी यहाँ के लोग भी चाहते हैं युद्ध विराम हो जाओ, जब नहीं होता है तो फिर सपोर्ट अपनी देश का लोग करता है। तो यहाँ पे 80% तो लोग कर ही रहे हैं, 10-20% अगर नहीं भी कर रहे होंगे, लेकिन 80% तो फिर भी सपोर्ट कर ही रहे हैं। बाकी लोगों में यहाँ भी तनाव है, जब 24 घंटा बम छूटता है, उसका साउंड आता है। अभी हम काफी दूर है बैरूत से, लेकिन यहाँ भी बराबर साउंड, और ड्रोन ड्रोन तो 24 घंटे उड़ते हैं इधर पे हर जगह। और strike बराबर हो और रही है। आजकल और ये आजकल और आजकल ड्रोन जो है, ड्रोन कई किस्म के काम करता है। सर्विलेंस करता है, फोटो वीडियो लेता है, और कुछ ड्रोन बम भी मारने के लिए काम आने लगे हैं। जैसा कि हमने याहिया सिनवर वाली वीडियो में देखा कि वो किस तरह से ड्रोन बिल्कुल नजदीक आकर के देख रहा है उसे। तो जब वो ड्रोन उड़ते हैं, ड्रोन भी अलग अलग साइज के होते होंगे। आप अपने आसमान में कितनी ऊंचाई पर ड्रोन देखते हैं जिसमें ये महसूस हो सके कि ये इजरायली ड्रोन घूम रहे हैं? और कुछ लोग क्या उस ड्रोन से भी डर करके घरों में चले जाते हैं? क्या आसानी से ऊपर देखते हैं और वो मतलब वो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? किस तरह का लोगों का बिहेवियर कैसा इन ड्रोन्स के लिए? ड्रोन को हाइट पता नहीं कितना, लेकिन ड्रोन खुलेआम दिखाई देता है। हाइट तो खैर नहीं मैप नहीं कर सकते कितनी इस हाइट में ऊंचाई में है, लेकिन दिखाई देता है। और अभी ड्रोन से यहाँ भी अटैक हुआ था, अभी करीब 3-4 दिन पहले। जुनी इलाका पड़ता, वहां पे रोड पे कोई कार पे अटैक हुआ था, ड्रोन से ही हुआ था। दो वाइफ और हस्बैंड थे, दोनों उनको मार दिया था, ड्रोन से उसमें अटैक किया गया था। तो यहाँ पे ड्रोन दो तरीके के, एक तो स्ट्राइक करने वाला ड्रोन है, और एक वीडियो जो बनाता है, जो भी करता है यहाँ का, तो उसका भी दो तरीके के उड़ रहे हैं बराबर। जैसा कि बाकी आपने डर नहीं जैसा लगता कि है आपने आपने ड्रोन जैसा से। बताया कि एक कार पर हमला हुआ ड्रोन के जरिए, हस्बैंड वाइफ थे। क्या वहां कोई ऐसी बात सामने आई कि ये लोग कोई हिजबुल्लाह के लड़ाके थे, या या बिल्कुल आम लोग थे और उन्हें शक की बुनियाद पर ही शायद उन्हें मार दिया होगा? वहां आम लोगों का पर्सपेक्टिव क्या है? कैसे समझ रहे हैं कि ये बेगुनाहों पर भी आकर के मार रहे हैं, रिहायशी इमारतों पर मार रहे हैं? क्या लोगों की सोच कैसी है इन हमलों के बारे में? अब वो जो कार पे जा रहे थे, तो उसमें तो वही बताया गया था कि हिजबुल्लाह के कोई लड़ाके हैं, वो जा रहे हैं कार पे, तो उसमें ट्रैक किया गया था, जो यहाँ पे न्यूज पे चल रहा था वही था। हम्म, 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 बाकी सब उसमें सिविलियंस भी मारे जा रहे हैं। अभी 1-2 दिन से चल रहा है कि वो हॉस्पिटल के नीचे बंकर में गोल्ड रखा है, इतने मिलियन का गोल्ड है, पैसा रखे हुए हैं। अब मेन चीज वो जो गाजा में हॉस्पिटल वगैरह तोड़ा गया था ना, अब वो सेम यहाँ पे भी कर रहे हैं कि हम्म। हॉस्पिटल के नीचे ये बना हुआ है, बंकर में वो है सब, उसमें हॉस्पिटल में गिराने के लिए सोच रहे कि हॉस्पिटल को गिरा। अभी रात में ही जो हरेरी हॉस्पिटल है ना, उसके मेन एंट्रेंस पे बड़ा हमला किया गया है। हम्म, हरीरी हरीरी हॉस्पिटल है। मैं दर्शकों को बताऊं कि हरीरी फैमिली के दो लोग इस मुल्क के प्रेसिडेंट रहे हैं, रफीक हरीरी और उनके बाद उनके साहबजादे। तो वो हरीरी बहुत बड़े लीडर वहां के थे, उनके नाम से हॉस्पिटल है। तो उस हॉस्पिटल में जब हमला हुआ, क्या उसके बाद उस हॉस्पिटल को खाली करने की भी कोई खबर आ रही है? या एंट्रेंस तो वो जगह होती है जहां इमरजेंसी के पेशेंट आते हैं, जो अचानक हॉस्पिटल पहुंचते हैं अपनी किसी भी चोट के लिए, अगर वहीं तबाही हो जाएगी तो आम लोगों के लिए तो और परेशानी बढ़ेगी।
नहीं, खाली वाली करने के लिए नहीं कुछ कहा गया है। दूसरी हॉस्पिटल है, एक साल है हॉस्पिटल, उसमें जो बताया गया है कि इसके नीचे वो बंकर बने हुए हैं, कहीं कुछ है, तो उसमें बोला है। बाकी अभी उन्होंने मना किया है कि स्ट्राइक नहीं करेंगे हॉस्पिटल में, लेकिन जो मेन ट्रेंस रोड था तो उसमें किया गया है। बाकी हॉस्पिटल को खाली करने के लिए कुछ नहीं कहा गया, ना कोई खाली कर रहा है, ऐसा अच्छा, कुछ जब नहीं। ये जब जब ये हमले होते हैं, आम लोगों को क्या वार्निंग दी जाती है? क्या बताया जाता है कि यहाँ हमले होने वाले हैं, आप लोग हट जाओ यहाँ से? क्या कुछ है? आप चूंकि उस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, उसके बाद ही आपने अपनी जगह से जगह बदलने की कोशिश की है। क्या तरीका है इजराइल की तरफ से? लोगों को कैसे बताया जाता है? मैसेज आता है वहां से, एक अपील टाइप में आती है मैसेज के रूप में, तो उसमें लिखा होता है अगर जिस एरिया पे करना होता है तो उसका मैप वो शेयर करते हैं। आपके ये आपके अच्छा, आपके पास मोबाइल में अगर कोई इस किस्म का मैसेज हो तो आप हमें जरा व्हाट्सएप कीजिएगा ताकि हम उसको भी अपने दर्शकों को दिखा दें। जी जी, ओके। और हाँ। यहाँ पे जैसे वो मैप मैप में आता है, अगर मैप के जरिए से स्ट्राइक करते हैं कोई बिल्डिंग पे, तो वो मैप देते हैं कि इस बिल्डिंग को खाली कर दें, हम स्ट्राइक करेंगे। या अगर कोई विलेज गांव में या किसी टाउन में किसी एक पूरे इलाके में उनको स्ट्राइक करना होता है, तो उस इलाके का नाम शेयर करते हैं, कितने इतने गांव खाली कर दें। कभी आधा घंटा पहले आ जाता है मैसेज, कभी 15 मिनट पहले, कभी 1 घंटा पहले। तो इस टाइप से मैसेज आते हैं। कोई जल्दी जल्दी खाली कर पाता है, कर पाता, नहीं कर पाता तो स्ट्राइक हो जाती है, तो फिर वो। अच्छा अच्छा, इस हालत में लोगों का खाना पीना, रहना सहना, और मिसाल के तौर पे जैसे आपको, आप एक जॉब करते हैं, एम्प्लॉई हैं, क्या आप कितने दिन हो गए अपने ऑफिस गए हुए, आपको काम किए हुए इस जंग की वजह से? और आप जैसे कितने लोग हैं जो शायद बेकार बैठे हुए हैं, या वर्क फ्रॉम होम वाला कोई कॉन्सेप्ट है आजकल? खाना पीना तो मिल रहा, अभी खाने पीने का तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। हर जगह चाहे वो बैरूत हो या कोई विलेज हो, खाना पीने में सब बराबर, सब्जी वगैरह, मॉल है, दुकान सब जगह खुल रहे हैं। और लोग ड्यूटी भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ड्यूटी नहीं जा। बस जो इलाका दाहिया जैसे इलाका है तो वहां पे लोग नहीं जाते हैं, बाकी दूसरी साइड पे हर जगह लोग जाते हैं। और नॉर्मल जैसे डेली नॉर्मल रहता है वैसे ही रहते, बस थोड़ा स्केयर टाइप में रहते, डरे हुए रहते हैं कि कभी स्ट्राइक ना हो जाए, कभी इस टाइप से। बाकी और कुछ नहीं रहता, आना जाना लोग सब जगह, कार वो सब खुला हुआ है, सब जाते आते हैं, खाने पीने यानी का। सब 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 अपना काम कर रहे हैं। मेरे पास ऐसी रिपोर्ट आई कि दाहिया में जब ये हमला हुआ, जब उनके लीडर हसन नसरुल्लाह को मारा गया, उसके बाद में खुद हिजबुल्लाह के लोगों ने ही वहां के लोगों को बाहर निकाला। हालांकि वहां से लोग शायद फिर भी जाना नहीं चाह रहे थे। ऐसे दाहिया से कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे राब्ते में हैं, और एक जर्नलिस्ट, उससे हमने इंटरव्यू 2-3 बार किया। वो विंडो से पीछे की तरफ दाहिया नजर आता है, यानी तकरीबन दाहिया से 2-1 किलोमीटर दूर गालिबन होंगे। तो दाहिया को खाली करके यहां से लोग दूसरे इलाकों में जा रहे हैं या सीरिया में जा रहे हैं। तो इसमें जो बेचैनी बढ़ी है आम लोगों में, इस बेचैनी के दरमियान किस तरह से लोगों का यानी जिंदगी कैसे चल रही होगी? ये एक बहुत ही, देखिए, हमने भारत के अंदर कर्फ्यू का टाइम देखा है, बहुत सी जगहों पर दंगे फसाद हुए। एक जर्नलिस्ट के तौर पर हम गए तो वो 2-4 दिन में ही परेशानी हो जाती है खाने पीने की, 2 दिन में ही हो जाती है दूध जैसी बुनियादी चीज के लिए। या मैंने इराक वॉर कवर की है 2003, तो जंग के दौरान बहरहाल काफी हद तक अनसर्टेन सी जिंदगी हो जाती है। क्या लेबनान के लोग इस सब के बिल्कुल आदी हो गए हैं, उन्हें हैबिट हो गई है क्या? जी, मेन चीज है यहाँ पे ठंडी पड़ती है। अब जैसे माउंटेन है, हम जहाँ रहते हैं तो यहाँ पे बर्फ पड़ता है, ठंडी अंडे भी अगले महीने से बर्फ पड़ने लगेगा। तो यहाँ पे 5-6 महीने के लिए तो वैसे भी लोग राशन पानी रख लेते हैं इंतजाम करके, हर साल का ये तो। बाकी खाने पीने के लिए उन लोगों को ज्यादा दिक्कत हो रही है जिसके पास घर भी नहीं है, जो खाली करके आए हुए दूर दूर से, जैसे साउथ में है या दाहिया साइड में है, उनके जॉब भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को खाने के लिए हो रही है, लेकिन लोग मदद भी कर रहे हैं। यहाँ के जो नॉर्मल लोग हैं वो अपना एक वॉलफेयर टाइप में बनाए हुए खाने के पैकेट वो सब पहुंचा रहे हैं, पहुंच रहा है खाने पीने का अभी। लोगों को यानी लोगों को आम तौर पे, यानी कोई भूख से परेशान नहीं है, ऐसे ऐसे हालात हैं। अभी अभी तक ऐसा ही है कि भूख से कोई दिक्कत नहीं है, और खाना पीना बराबर मिल रहा है। बस ठंडी शुरू हो रही है तो छोटे छोटे बच्चे हैं जो सड़क पे लेटे हुए हैं, जो
फुटपाथ होता है, समुद्र के किनारे बना हुआ है वॉकिंग करने के लिए। तो ठंडी का इलाका, ठंडी बढ़ रही है यहाँ पे, तो ब्लैंकेट वगैरह की कमी थोड़ा महसूस हो रही लोगों को। बाकी खाने पीने का अभी तक तो मिल रहा है, लेकिन आगे अब देखो क्या होगा। अच्छा, अब मैं आना चाहता हूं, भारत के लोग जो लेबनान में हैं वो किस किस किस्म के कामों के लिए वहां पर काम कर रहे हैं? आप तो कंप्यूटर वाले उसमें हैं, पढ़े लिखे लोगों में से, जाहिर है उस तरह का आप काम कर रहे हैं। बाकी आम तौर पर ज्यादा तादाद किन लोगों की है? कंस्ट्रक्शन काम ज्यादा चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का। जो कंस्ट्रक्शन में है, कुछ दुकान पे भी काम करते हैं और कुछ होटल भी खोले हुए हैं यहाँ पे। पंजाबी हैं, केरला साइड के हैं, यूपी बिहार से भी लोग आए हुए हैं। जो कंस्ट्रक्शन लाइन पे है, यूपी बिहार यहाँ के ज्यादा लोग। बाकी जो होटल वगैरह खोले हुए हैं तो वो लोग हैं अपना केरला साइड के। जी। तो कितने लोग होंगे अब, अभी क्या भारत के लोग कितने होंगे, कुछ अंदाजा है? उस टाइम पे करीब 2000 लोग था, जिसमें 1000 के आसपास लोग इंडियन, उसमें अमेरिकन एम्बेसी में कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो उसमें काम कर रहे थे। बाकी काफी लोग चले गए हैं, जिसको जिसको मौका मिलता गया, टिकट मिलते गए तो चले गए। अभी काफी लोग हैं भी इधर पे। तो अभी अभी क्या ऐसी हालत है कि बाहर निकलने की कोशिश वालों की तादाद इतनी हो कि हवाई जहाज का टिकट ना मिल रहा हो, या टिकट बहुत महंगे हो गए हों, नामुमकिन सा हो गया हो एक आम आदमी के लिए? क्या ऐसी कोई हालत है? हड़बड़ाहट है, घबराहट है, या नहीं आम आराम आराम से लोग निकल रहे हैं? नहीं, घबराहट कोई नहीं है, आराम से लोग जा रहे हैं। और मेन चीज है, इतनी फ्लाइट नहीं चल रही, सिर्फ एक फ्लाइट चल रही मिडिल ईस्ट वाली। तो वो भी कभी कैंसिल हो जाती है, कभी तो जिसका टिकट होता है उसी हिसाब से लोग चले जाते हैं। आज अगर ढूंढना है तो 1 हफ्ते बाद टिकट मिलता है, किसी को 15 दिन बाद मिलता है, किसी को नहीं भी मिलता है। लेकिन भड़बड़ाहट नहीं है कि भड़बड़ा के कोई इधर उधर भागे, ऐसे नहीं, सब लोग रह रहे हैं, आराम से हैं। बाकी ये है कि लड़ाई है, तो लड़ाई में तो थोड़ा टेंशन तो लगा ही रहता है चारों तरफ से, कि पता नहीं कब कहाँ छूटे, कुछ पता नहीं चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप मतलब एक गैर मुल्की विदेशी होने के तौर पर, आप वहां विदेशी वर्कर के तौर पर, काम करने वाले के तौर पर वहां पे रह रहे हैं, लेकिन वहां की सियासत जो कुछ भी आप समझे हो उसमें एक ऑर्डिनरी पर्सन के तौर पर, जो जिसका जर्नलिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है, आम परसेप्शन क्या है कि ये आखिर जंग मुसलसल क्यों चलती रहती है? अक्सर क्या कुछ है, लोगों की क्या कहना है, और आप उसे कहां तक क्या समझे अभी तक? अभी तो यहाँ पे गवर्नमेंट ही नहीं है ना, बिना गवर्नमेंट के वो प्राइम मिनिस्टर है, उनको ऐसे ही बिना इलेक्शन के ही किया गया है। हाँ। जो अभी कुछ लोग मांग भी कर रहे हैं कि यहाँ पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना चाहिए, काफी सालों का इलेक्शन ही नहीं हुआ है इधर पे। हम्म। तो अब मेन चीजें यहाँ अलग अलग है, सबका अलग अलग प्रभाव पड़ रहा है अपने अपने इलाके में। तो वो जो पहले से बटा हुआ था, क्रिश्चियन प्रेसिडेंट और शिया स्पीकर, सुन्नी प्राइम मिनिस्टर, उस सब पर जो अरेंजमेंट था, क्या वो उस पर लोग मुतमईन है उसी तरह से चलता रहेगा, या कोई तब्दीली नजर आ रही है? उसी उसी तरीके से चलेगा और उसी तरीके से इलेक्शन भी होगा। अभी हो सकता है लड़ाई की वजह से इलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन वही होगा कि प्रेसिडेंट जो भी होगा तो क्रिश्चियनों का होता है, और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो सुन्नी होता है, जो पार्लियामेंट का चीफ है, अध्यक्ष, तो वो शिया होता है। और उसी तरीके से चला, उसी में सब लोगों का एग्रीमेंट भी है, और उसमें कोई मसला नहीं बनता है। अंदर जो जो अंदर लोग रहते हैं उनको कोई आपस में प्रॉब्लम नहीं, बस वही प्रॉब्लम जो इसराइल से लड़ाई चल रही है, बस वही मैटर है। अंदर सब लोग नॉर्मल हैं, यहाँ कोई अच्छा, ये दिक्कत नहीं। ये ये आम तौर पर लोगों का ये सवाल आता है कि साहब, ये हिजबुल्ला, सिर्फ हिजबुल्ला लड़ता रहता है, खुद लेबनान की फौज कहाँ गायब है? और बयान सिर्फ मिसाल के तौर पर हिजबुल्ला के लीडर का आता है इजराइल के खिलाफ, लेबनान का प्राइम मिनिस्टर कहाँ गायब है? या डिफेंस मिनिस्टर कहाँ गायब है? ये कुछ थोड़ा सा गुत्थी लोगों के समझ नहीं आती। एक मुल्क है जिसका एक प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सब होता है, डिफेंस मिनिस्टर होता है, फौज होती है, और एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर उसे मिलिटेंट कहा जाए, कोई कोई टेररिस्ट भी कहता है, कोई उसे रेजिस्टेंस कहता है। ये एक तरह से आधे लेबनान को वो चला रहे हैं, और इजराइल का मुकाबला सिर्फ हिजबुल्लाह करता है। तो ये सेटअप क्या है लोगों के समझ में? अगर सादा जबान में आप समझाएं तो क्या बताएंगे? मेन चीज है, अपने अपने हिसाब से लोग नाम दे देते हैं कोई कुछ, लेकिन अपने देश के लिए लड़ना आतंकवादी शायद नहीं होता है। पहले यहाँ पे इसराइल का कब्जा था, आधे लेबनान तक कब्जा हुआ था, ये सायदा पड़ता पूरा जुनूब सब इसराइल का ही था।
उस टाइम पे तो हिजबुल्लाह नहीं था, हिजबुल्लाह से पहले उन्होंने कब्जा कर लिया था। फिर हिजबुल्लाह बना, उसने लड़ाई करा, फिर यहाँ से उसको इसराइल को हटाया, तब से यहाँ पे हिजबुल्लाह का प्रभाव पड़ा और पूरी जो लेबनान की जमीन थी, आधी से ज्यादा जमीन थी, उसको पूरा लेबनान में जोड़ा है। तब से इसका हिजबुल्लाह का गवर्नमेंट में भी प्रभाव पड़ा है। इसके बाद इसने पार्टी बनाया, इसके मेंबर भी है, पार्लियामेंट में मेंबर, गवर्नमेंट में भी, यानी उसमें साझे की गवर्नमेंट रहती है। तो उस वजह से फिर हिजबुल्लाह को कोई दबाव भी नहीं बना सकता है ना, क्योंकि उसने बहुत लड़ाई लड़ी है इसराइल से, अपने लोगों को जंग में वो किया, बहुत से लोग उनके शहीद भी हुए हैं। तो बस यही है। बाकी अभी आर्मी, यहाँ की आर्मी भी अभी 3-4 दिन पहले स्ट्राइक हुआ था, तो उसमें एक कार पे हुआ था, जो लेबनीज आर्मी थी गाड़ी में, उसमें 3 लोग शहीद हुए थे, जो लेबनान। यानी लेबनान की आर्मी जो है, या वो जो डिफेंस मिनिस्टर है, वो कभी इजराइल के खिलाफ कुछ बोलता भी है, खामोशी रहता है? पता नहीं, अब कभी कभी बोलते हैं, कभी कभी, लेकिन जो लड़ाई है अभी गवर्नमेंट नहीं लड़ती, लड़ाई पूरी हिजबुल्लाह लड़ रहा है। जो यहाँ की गवर्नमेंट, लड़ाई पूरी तरह से हिजबुल्लाह लड़ रहा है। फैसिलिटी है, हॉस्पिटल है, जो भी लोग वहां से हॉस्पिटल में आते हैं, वो सब गवर्नमेंट वो करती है, मैनेज करती है। अब उनका अंदर अंदर क्या कैसा है, अंदर का तो खैर नहीं समझ सकते इतनी गहराई। जाहिर है आप बाहर के रहने वाले हैं और आपको अपने काम से काम है। अब जो लोग लेबनान में भारत के लोग रह रहे हैं, उनके लिए अब आप अगर कुछ कहना चाहें मैसेज के तौर पर, क्योंकि बहरहाल बहुत से लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं और बहुत से वो फैमिलियां भी जरूर होंगी जिनके घरों से लेबनान में लोग गए हुए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? यही कि बस टेंशन नहीं करें। यहाँ पे थोड़ा दिक्कत तो है, सब लोगों को परेशानियां हैं, टेंशन में रह रहे हैं लोग, लेकिन फिर भी सब्र करें और सब आगे अच्छा ही होगा। अभी मेरा एक दोस्त है यहाँ का, गोरखपुर का है, उसका फोन आया था, बैरूत से आया था, बोला निकलना है, कैसा क्या, तब कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे निकलने के लिए, और उसका पेपर एक्सपायर हो गया है। तो मेन चीज, हमारे कुछ लोगों को पेपर एक्सपायर हो गए, जिसकी वजह से नहीं निकल पा रहे हैं, बाकी जिसके पास है तो वो निकल भी रहे हैं। तो बस यही है कि टेंशन नहीं करें, सब यहाँ पे ऊपर वाला जब तक रखेगा सब ठीक रखेगा इंशाल्लाह। अच्छे की उम्मीद रखना चाहिए। डर नहीं लग रहा है, पहले थोड़ा शुरू में डर लगता था, अब तो हिम्मत हो गई है, काफी दिन से रह रहे हैं, हमारे आंखों के सामने सब इतना ब्लास्ट, लोगों की लाशें सब देखा है, तो शुरू में थोड़ा लग रहा था कि पता नहीं कब क्या होगा, लेकिन अब सही है। लोग हिम्मत रखें, सब जिसकी फैमिली इंडिया में, सब हिम्मत रखें, सब बेहतर होगा इंशाल्लाह। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि जहां वाकयात होते हैं वहां लोग निस्बतन नॉर्मल होते हैं, जो दूर होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा एहसास होता है कि नामालूम किस मुश्किल में होंगे और कैसी परेशानी से जिंदगी गुजार रहे होंगे। आपने भी अपनी जगह बदली है अपनी सेफ्टी के लिए, बहुत अच्छा है, सेफ्टी के लिए कदम उठाना चाहिए और हमें उम्मीद है कि आप बखैरियत ठीक ठाक रहेंगे, अच्छी सेहत के साथ, और फिर हम आपसे बात करेंगे। मैं अपने दर्शकों से बता दूं कि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि खबर को बिल्कुल नजदीक तरीन सोर्स से लिया जाए। इस वक्त बैरूत के क्या हालात हैं, समंदर के किनारे लोग झुग्गी झोंपड़ी डाल करके रहने पर मजबूर हैं और बहुत से लोगों को अपनी अपनी जगह से दूसरी जगह जाना होता है। इजराइल की तरफ से मैसेज आता है मोबाइल पर, किस इलाके से हट जाएं, नक्शा भी दिया जाता है। उस कभी बहुत कम टाइम मिलता है खाली करने के लिए, उसमें भी आम लोग, बेगुनाह लोग बहुत मारे जा रहे हैं। रिहायशी इमारतों पर, खासतौर पर दाहिया में बहुत बड़ी तादाद में इमारतों को खत्म किया गया है और अब अस्पतालों को हिट करने के लिए, अस्पतालों पर हमलों के लिए कुछ ऐसे बहाने किए जा रहे हैं ताकि उनको भी वो हिट कर सकें, ताकि जो लोग जख्मी हों उनका इलाज भी ना हो पाए। ये है उसका मकसद। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद अहमद खान साहब, आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों को फिर कहना चाहूंगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन मिली होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया आपका एक बार फिर। शुक्रिया जुनैद, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।